अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स ऑनलाइन। आज हम जो वीडियो पेश करने जा रहे हैं वो भी गेट जनरल के रिलेटेड है और हमने लास्ट वीडियो के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट 1 डिस्कस किया था और आज जो हमारी वीडियो है वो उसी की कंटिन्यूएशन है। एनालिटिकल रीजनिंग के रिलेटेड पार्ट 2 है। अगर हम बात करते हैं अपनी लास्ट वीडियो के बारे में तो उसमें हमने देखा था कि एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है और उसका सवाल किस नेचर का होता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होती है जिसके अंदर हमारे पास 5 से 6 या इससे ज़्यादा एंटिटीज़ होती हैं और हमने उन एंटिटीज़ को अरेंज करना होता है इन अ गिवन ऑर्डर और सीक्वेंस। बट उस सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए कुछ कंडीशंस का सेट गिवन होता है एंड हमने उन कंडीशंस की मदद से उस पज़ल को सॉल्व करना होता है एंड हर एंटिटी को उसकी करेक्ट प्लेस पर अरेंज करना होता है। अब वो कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती हैं, उनको बार बार नहीं पढ़ा जा सकता, तो उसके लिए हमने उनको समराइज़ करने के लिए सिंबल्स के बारे में भी पढ़ा था। आज जो हमारी वीडियो है वो डिटेल में डिस्कस करेगी कि जब आपने गेट जनरल के क्वेश्चंस को, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आंसर करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ सकती हैं। एंड इसी वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को काइंडली एंड तक देखें। अगर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस की, तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद उसकी इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं। उसके बाद उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें 4 से 5 सवालात पूछे जाते हैं गेट के पेपर में और हमने हर सवाल को गौर से पढ़ के उनका जवाब डिटरमिन करना होता है। अब ये सवाल किस तरह के हो सकते हैं? ये 4 किस्म के सवाल हो सकते हैं। पहली टाइप का सवाल है व्हाट मस्ट बी ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू और मस्ट नॉट बी फॉल्स। इसका मतलब है कि वो हमें पूछेगा कि अगर ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं तो इनमें से कौन सी कंडीशन या इनमें से कौन सा आंसर जो है वो लाजमी तौर पर ट्रू होगा। इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेटली आपकी सारी इनिशियल कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा, मीट करेगा, सेटिस्फाई करेगा और जो बाकी ऑप्शंस होंगी वो लाजमी ट्रू नहीं होंगी, वो किसी एक पॉइंट पे आपकी इनिशियल कंडीशन को वायलेट करेंगी। इसी तरह हमारे पास व्हाट मस्ट बी फॉल्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो आपका आंसर होगा वो डेफिनेटली किसी कंडीशन को वायलेट करेगा, जबकि जो बाकी आंसर होंगे वो वायलेट नहीं भी कर सकते। इसके बाद कैन बी ट्रू, कुड बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रू, माइट बी ट्रू, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं या माइट बी फॉल्स के सवाल भी आ सकते हैं। अब ये मस्ट बी और माइट बी में डिफरेंस क्यों आते हैं या मे बी के सवाल क्यों डिफरेंस में आते हैं? हमारे पास बाज़ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 6 एंटिटीज़ हैं तो वो हमें किसी भी 4 के बारे में कुछ कंडीशन बता दे, 2 के बारे में वो कंडीशन नहीं मेंशन करता, तो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है उन 2 एंटिटीज़ को अरेंज करने के लिए। अब वो 2 एंटिटीज़ जिनके बारे में कंडीशन नहीं मेंशन होती, उनको हम कहीं भी प्लेस करके देखें तो हमारे पास एक अलग किस्म का सीक्वेंस बनेगा। जब वो अलग किस्म का सीक्वेंस बनेगा देन हम उस सीक्वेंस को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे
कि अब ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये किसी कंडीशन को वायलेट तो नहीं करता। अगर करेगा तो हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये एंटिटी इस जगह प्लेस नहीं हो सकती, तो हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर वो नहीं वायलेट करता तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी वो बन जाएगी। इसी तरह फिर हम एंटिटी की प्लेस को चेंज करके देखेंगे तो हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी उस तरह बन जाएगी। तो ये मे बी ट्रू और माइट बी ट्रू वाले सवाल जो हैं वो उस केस में हमें आंसर करने पड़ते हैं जब हमारे पास थोड़ी सी एंटिटीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरह के सवाल नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ या व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन विच द अरेंजमेंट कैन बी मेड एंड सो ऑन। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इस चीज़ को इतना फोकस करने की ज़रूरत क्यों है? अब ज़रूर ऐसे होगा और शायद ऐसे होगा, इनमें डिफरेंस तो है। और अगर आप इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप आंसर को गलत इंटरप्रेट करके गलत तरीके से सॉल्व कर देंगे और अल्टीमेटली फिर बच्चे कहते हैं कि हमने तो ठीक अटेम्प्ट किया था बट मार्क्स नहीं आए। दैट्स नॉट द केस। लाजमी कोई गलती हो जाती है, ह्यूमन बींग्स एरर परफॉर्म कर लेते हैं, तो हमें इनका डिफरेंस लाजमी स्टडी करना पड़ता है। अब मस्ट बी ट्रू और मे बी ट्रू के अंदर डिफरेंस है क्या? मस्ट बी वाली कंडीशन जो है वो बहुत क्लियर है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है वो लाजमी तौर पे ठीक होगी। दिस मीन्स वो लाजमी तौर पे तमाम इनिशियल कंडीशंस को फुलफ़िल करेगी, सेटिस्फाई करेगी। जो मे बी ट्रू है वो थोड़ी अनक्लियर होती है क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ अननोन एंटिटीज़ उनको प्रॉपरली सीक्वेंस में प्लेस करके चेक करना पड़ता है, फिर इनिशियल कंडीशंस को देखना पड़ता है। दोनों कंडीशंस के अंदर, दोनों किस्म के सवालों के अंदर इनिशियल कंडीशंस को तो मीट अप लाजमी होना है किसी भी अरेंजमेंट के लिए, लेकिन जो इनिशियल कंडीशंस जिन एंटिटीज़ पे नहीं मेंशन, हम उन एंटिटीज़ के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि नहीं है। तो इसलिए थोड़ी एम्बिगुअस और अनक्लियर सी हो जाती हैं। मस्ट बी ट्रू वाले जो सवाल होते हैं उसके अंदर जो आंसर होता है वो इजीली डिटरमिन हो जाता है क्योंकि वह सारी इनिशियल कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा होता है और उन्हीं सिर्फ आपकी इनिशियल कंडीशन से आप डिड्यूस कर लेते हैं कि आंसर क्या है। जबकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जो मे बी ट्रू वाले सवाल हैं उसके अंदर आपको वो उन एंटिटीज़ को जिनके बारे में कंडीशन नहीं गिवन होती, उन एंटिटीज़ को आपको कंसिडर करके सीक्वेंस बनाने पड़ते हैं डिफरेंट, और फिर देखना पड़ता है कि क्या ये सीक्वेंस वैलिड हैं कि नहीं है। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रू वाले सवालों में एनफ होती है, जबकि मे बी ट्रू के अंदर हमें कुछ वैलिड अजम्पशंस, जिस तरह के मैं बता रहा हूँ कि जब आपने उनको प्रॉपरली प्लेस कर लिया अपनी इनिशियल कंडीशंस को, तो जो एंटिटीज़ की जगह खाली बच जाएगी उनको आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अरेंज करके देख सकते हैं। तो जो मस्ट बी ट्रू वाले सवाल हैं उसके अंदर एक ही पॉसिबिलिटी, बिकॉज एक ही आंसर है, और जो मे बी ट्रू वाले सवाल हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा तरीक सीक्वेंसेस से आपकी कंडीशंस फुलफ़िल हो सकती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है कि अगर कोई इंसान सीढ़ियों से गिरता है तो उसे चोट लगती है और उसकी टांग टूट जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है अली एक इंसान है और वो सीढ़ियों से गिर गया।
अब अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि इन दो स्टेटमेंट से व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट अली। अब अली जो है वो सीढ़ियों से गिर गया है और पहली कंडीशन कहती है कि जब भी कोई सीढ़ियों से गिरता है उसकी टांग टूट जाती है। इफ़ देन की स्टेटमेंट है तो कंडीशनल जो है अप्लाई होगा। अली सीढ़ियों से गिरा है तो पहली कंडीशन के मुताबिक अली की भी टांग टूट जाएगी। सो दिस मस्ट बी ट्रू कि अली की टांग टूट जाएगी। लेकिन अगर वो पूछे व्हाट मे बी ट्रू, तो हो सकता है अली की टांग के साथ साथ उसका बाजू भी फ्रैक्चर हो जाए, उसका सर फट जाए या उसको कोई और चोट आ जाए। तो ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर हमने कुछ वैलिड एजम्पशंस की हैं, देखा है, such sort of conditions would be may be true। ऐसे सवालात जो हैं वो मे बी ट्रू के फॉर्म में आएंगे और मस्ट बी ट्रू के अंदर आपको सिर्फ इनिशियल कंडीशन से ही अंदाज़ा हो गया और आपने जवाब को डिड्यूस कर लिया। अब इन एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते जो बेस्ट टेक्निक है वो यही है कि जो आपके पास गिवन ऑप्शंस हैं अवेलेबल, आप बारी बारी उनको एलिमिनेट करें ताकि जब वो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगी जो ऑप्शन इन पे बच सकी वही आपका राइट आंसर होगी। ये एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस बहुत यूज़फुल होती है जब जो सवालात दिए होते हैं उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं गिवन होती। सिर्फ आपने इनिशियल कंडीशंस बेसिस पे सवाल को हल करना होता है, तो आप सिंपली अपनी चॉइसेस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं बाय टेस्टिंग एंड कंपेयरिंग विद इनिशियल कंडीशंस। आप हर चॉइस को इनिशियल कंडीशंस के साथ कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं कि कहीं पे वायलेशन किसी चीज़ की होती हुई तो वो चॉइस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये सवाल गिवन है, इसको रीड कर लें कि हमारे पास 6 लोग हैं, R, S, T, U, V और W। इनको हम लोगों ने फर्स्ट से लेकर 6 प्लेस तक अरेंज करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट प्लेस में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी नेसेसरीली ऑर्डर में करें, यानी ये ज़रूरी नहीं कि R को फर्स्ट पे करें, S को सेकंड पे, T को थर्ड पे। रेंडमली इनको अरेंज करना है डिपेंडिंग अपॉन दीज इनिशियल कंडीशंस। और ये कंडीशंस क्या हैं? R जो है उसकी पोजीशन जो है वो S से पहले है, R इज प्लेस्ड अबव S। जो V की पोजीशन है वो T और U दोनों से पहले है। थर्ड कंडीशन कहती है कि जो T की पोजीशन होगी W की पोजीशन उससे 2 पोजीशंस पहले होगी, यानी अगर T फोर्थ प्लेस पर है तो W सेकंड प्लेस पर होगा, अगर T थर्ड प्लेस पर है तो W फर्स्ट प्लेस पर होगा। और चौथी कंडीशन है कि R जो है वो यहाँ थर्ड पोजीशन पे है या फोर्थ पोजीशन पे है। देन उसने हमसे क्वेश्चन में पूछे कि इनमें से कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है अगर हम इनको हाईएस्ट से लोएस्ट में अरेंज करते हैं। अब हमने करनी है, हम इन ये चॉइसेस बहुत लंबी लंबी लग रही हैं हमें, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे कि हम इनिशियल कंडीशन की समरी बना लेंगे। R S से पहले आएगा, R की पोजीशन S से पहले, तो हमने लेस देन का साइन जो कि हमने सिंबल्स में स्टडी किया था यूज़ कर लिया। इसी तरह V जो है वो T और U से पहले है, इसको भी हमने समराइज़ कर लिया। तीसरी कंडीशन है जो W की पोजीशन है वो T की पोजीशन से 2 पोजीशंस पहले है, तो W की पोजीशन T-2 हो गई, यानी T की फोर्थ है तो W की सेकंड है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि W और T के दरमियान में कोई एक पोजीशन है
जिसको हमने आइडेंटिफाई करना होगा। और जो फोर्थ है हमारे पास कंडीशन, आर जो है वो या थर्ड प्लेस पे होगा या फोर्थ प्लेस पर होगा। अब एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपनी इनिशियल कंडीशंस को मैंने साइड पे मेंशन कर दिया है। अब हम बार बार जो है वो स्लाइड्स चेंज नहीं करेंगे, यहीं से हम लोग व्यू कर लेंगे। चॉइसेस एलिमिनेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम आंसर ऑप्शंस को यूज़ करें या हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करें। इसका मतलब क्या है, अगर तो हम लोग आंसर ऑप्शंस को यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑप्शंस जो जो गिवन होती हैं हम हर ऑप्शन को पकड़ते हैं, एक ऑप्शन पकड़ते हैं और उस पर सारी इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं। फिर देखते हैं कि क्या सारी कंडीशंस को वो जो हैं वो उस एक ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं। अगर कोई एक कंडीशन भी वायोलेट हो जाए तो हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ऑप्शन ए है हमारे पास ये। अब हम ऑप्शन ए के ऊपर बारी बारी सारी इनिशियल कंडीशंस को देखते हैं कि क्या ये कंडीशंस जो हैं वो होल्ड कर रही हैं कि नहीं। पहली कंडीशन थी आर एस से पहले आएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए में आर एस से पहले ही आ रहा है। दूसरी कंडीशन है वी टी और यू से पहले आएगा, बिल्कुल पहले आ रहा है। तीसरी कंडीशन कहती है कि डब्ल्यू की पोजीशन जो है वो टी से 2 पोजीशंस पहले है, जबकि यहाँ पर डब्ल्यू टी के बाद आ रहा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पहली कंडीशन जो है वो दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, जबकि तीसरी कंडीशन वायोलेट हो रही है। अब तीसरी कंडीशन वायोलेट हो रही है तो हमें चौथी कंडीशन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कंडीशन वायोलेट हो गई तो इसका मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेट होगी, तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है। इसी तरह हम लोग ऑप्शन बी चेक करते हैं। अब ऑप्शन बी के अंदर पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, आर एस से पहले आ रहा है, जबकि दूसरी कंडीशन जो है वी टी और यू से पहले आना चाहिए वो बाद में आ रहा है, लिहाजा दूसरी कंडीशन वायोलेट हो रही है, लिहाजा हम ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। ए एलिमिनेट होगी, ऑप्शन बी एलिमिनेट होगी। अब हमारे पास बाकी 3 ऑप्शंस रह गई हैं। ऑप्शन सी अगर हम चेक करते हैं तो आर जो है वो एस से पहले आना चाहिए, पहली कंडीशन है, वही वायोलेट हो रही है बिकॉज आर एस के बाद में आ रहा है, तो हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन डी अगर हम चेक करते हैं, इसके अंदर पहली कंडीशन आर एस से पहले आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन वी टी और यू दोनों से पहले आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। टी फोर्थ प्लेस पर है, डब्ल्यू सेकंड प्लेस पर है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू टी माइनस 2 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। जबकि आर जो है यहाँ तीसरी प्लेस पे होना चाहिए या चौथी प्लेस होना चाहिए, यहाँ पर आर जो है वो तीसरी प्लेस पर है, लिहाजा चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारी सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि ये हमारी सही ऑप्शन हो सकती है। फिर भी हम काउंटर चेक करने के लिए एक दफ़ा ऑप्शन ई पकड़ेंगे और उसके ऊपर सारी कंडीशंस चेक कर लेंगे। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी भी सेटिस्फाई हो रही है, जबकि तीसरी कंडीशन डब्ल्यू इज इक्वल टू टी माइनस 2 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। डब्ल्यू को टी से 2 प्लेसेस पहले आना था, जबकि वो 1 प्लेस ही पहले आ रहा है, लिहाजा ऑप्शन ई भी एलिमिनेट हो जाएगी बिकॉज कंडीशन वायोलेट हो गई। तो इस तरह हम लोग जो हैं अपनी ऑप्शन एलिमिनेट करके जो हमारे पास ऑप्शन बच गई ऑप्शन डी, हमें अंदाज़ा होगा कि ये ही पॉसिबल सीक्वेंस है, तो ये हमने ऑप्शन डी को करेक्ट मार्क कर लिया। एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस का जो दूसरा मेथड है वो बाय इनिशियल कंडीशंस है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक कंडीशन को पकड़ेंगे और उसको सारी ऑप्शंस के ऊपर लगा के देखेंगे। जिस ऑप्शन पे वो कंडीशन वायोलेट हो जाएगी हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। जो आंसरिंग ऑप्शंस वाला मेथड है उसके अंदर हमने ऑप्शन लेके सारी इनिशियल कंडीशंस को टेस्ट किया, यहाँ पे हम एक इनिशियल कंडीशन को लेके सारी ऑप्शंस को टेस्ट करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है आर एस से पहले आना चाहिए। अब अगर हम ऑप्शन ए देखें
उसमें आर एस से पहले आ रहा है, ऑप्शन बी में भी आर एस से पहले आ रहा है, सी में बाद में आ रहा है, लिहाजा ऑप्शन सी वायलेट कर रही है हमारी कंडीशन नंबर 1 को। डी और ई में भी आर एस से पहले आ रहा है, सिर्फ सी कंडीशन जो है, सी ऑप्शन जो है वो वायलेट कर रही है हमारी पहली कंडीशन को, तो हम सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास ए, बी, डी और ई ऑप्शंस बच गई। अब हम सेकंड कंडीशन को लेंगे, वी जो है वो टी और यू से पहले आना चाहिए। हम इन ऑप्शंस को टेस्ट करते हैं। ए ऑप्शन जो है उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बी ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही बिकॉज वी जो है वो यू और टी के बाद में आ रहा है, जबकि डी और ई के अंदर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लिहाजा हम कह देंगे कि बी ऑप्शन वायलेट कर रही है, लिहाजा ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगी। जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास WT-2 वाली, या फिर W और T के दरमियान पहले W आना चाहिए, फिर दरमियान में एक लेटर और फिर T। इस फॉर्मेट को अगर हम आप देखें तो ना ऑप्शन ए इसको फॉलो कर रही है, ना ऑप्शन ई इसको फॉलो कर रही है। बी और सी को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग उनको वैसे ही एलिमिनेट कर चुके हैं। तो ए और ई अगर इसको वायलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन डी रह रही है जो कि इसको वायलेट नहीं कर रही। तो हम ऑप्शन ए और ई को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास अकेली ऑप्शन डी बच जाती है जो कि हमारा आंसर बन सकता है। उसके लिए भी हम चौथी कंडीशन को चेक कर लेंगे। इसमें आर जो है या तीसरी प्लेस पे हो या चौथी प्लेस पर हो, आर तीसरी प्लेस पर आ रहा है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सारी कंडीशंस को मीट कर रही है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अब सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे कहाँ पर करते हैं? इन्हीं इंटरप्रिटेशंस में करते हैं, मस्ट बी ट्रू, मे बी ट्रू, पॉसिबल अरेंजमेंट्स की फॉर्म में। इसके अलावा वो बहुत सी ज़्यादा मिस्टेक्स जो हैं हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की अंडरस्टैंडिंग में होती हैं। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन इंटरप्रेट या कंडीशन को इंटरप्रेट करना बहुत नेसेसरी होता है क्योंकि उसके बगैर जो है हम लोग सीक्वेंस डिटरमिन नहीं कर सकते। अब इसमें लोग क्या एरर करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं ये फॉर इफ़ एंड ओनली इफ़ में। मिसाल के तौर पर वो कहता है इफ़ P इज सेलेक्टेड देन Q इज सेलेक्टेड। अगर P को हम चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो Q भी डेफिनेटली सेलेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे आप उसी रेसिपी का जिक्र कर लें जिसका लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कशन हुई थी। अगर एक इंग्रेडिएंट डालेंगे, अगर हम सॉल्ट डालेंगे तो पेपर भी डालेंगे, तो ये इफ़ देन की कंडीशन बन जाती है। इसका मतलब है कि अगर मैंने सॉल्ट डाला तो मुझे पेपर लाजमी डालनी पड़ेगी। लेकिन इसको मिस इंटरप्रेट बच्चे कैसे करते हैं कि अगर मैंने पेपर ऐड की है तो मुझे सॉल्ट लाजमी ऐड करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। इफ़ जो है वो सॉल्ट के साथ है, इफ़ जो है वो पेपर के साथ नहीं है। तो अगर मैंने सॉल्ट ऐड किया है तो मैं पेपर ऐड करूँगा, लेकिन अगर मैंने पेपर ऐड की है तो सॉल्ट ऐड करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा अगर Q सेलेक्ट होता है तो P को सेलेक्ट होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर P सेलेक्ट होता है तो Q को डेफिनेटली सेलेक्ट होना पड़ेगा। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इफ़। सेकेंड इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़। ये एक बाई कंडीशनल है। अगर Q, ठीक है, इफ़ P इज सेलेक्टेड या इफ़ एंड ओनली इफ़ P इज सेलेक्टेड Q इज सेलेक्टेड, कि अगर तो P सेलेक्ट होगा तो ही Q सेलेक्ट होगा। ये एक बाई कंडीशनल होता है, ये दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है। अगर P सेलेक्ट होगा तो Q सेलेक्ट होगा, और अगर Q सेलेक्ट होगा तो P सेलेक्ट होगा। मतलब अगर हमने सॉल्ट ऐड किया है तो हम पेपर ऐड करेंगे, और अगर हमने पेपर ऐड की है तो हम सॉल्ट ऐड करेंगे। कह सकते हैं कि सॉल्ट या पेपर तभी ऐड होगी अगर सॉल्ट ऐड होगा,
इसी तरह सॉल्ट तभी ऐड होगा अगर पेपर ऐड होगी, लिहाजा ये दोनों का एक साथ होना ज़रूरी हो जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ के केस में। इफ़ एंड ओनली इफ़ को IFF की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि इफ़ को एक्सटेंडेड फॉर्म में। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस। और अगर हम बात करते हैं अपने टाइम सेविंग की, तो पेपर में टाइम बहुत वैल्यू करता है। तो बेस्ट वे यही है कि हम लोग एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों को एम करें। एफिशिएंसी क्या होती है कि 90 मिनट्स का पेपर है, मैं अर्लीस्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं कि 90 मिनट्स के अंदर मेरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं। इफ़ेक्टिवनेस क्या होगी कि वो 100 क्वेश्चंस ठीक भी हों। एक लड़का जो बहुत जल्दी पेपर हल कर लेता है लेकिन उसके जवाब गलत हों, उसके मार्क्स कम आएंगे। एक लड़का जो पेपर थोड़ा देर से हल करता है या उसके कुछ सवाल रह जाते हैं लेकिन सही हल करता है, उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी तो नहीं हैं, हमें दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेके चलेंगे तो ही अच्छा बनेगा कि टाइमली भी सॉल्व हो जाए और करेक्ट भी सॉल्व। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, जैसा कि मैंने एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस और मस्ट बी ट्रू वाली कंडीशन के बारे में बताया है कि हमें सिर्फ इनिशियल कंडीशंस को देखना पड़ता है। लेकिन जहाँ मे बी माइट बी ट्रू और पॉसिबिलिटीज़ की बात आती है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े लंबे होते हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग पॉइंट किलर्स भी कहते हैं और कुछ को ब्लैक होल्स भी कहते हैं। पॉइंट किलर्स का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो हैं ये किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आपको फ़ौरन से जवाब नहीं दे देंगे। कि इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा कि आप एक छोटा सा पॉइंट लें और वहाँ से जो है कंडीशंस को नल एंड वॉइड कर दें और इजीली आंसर डिटरमिन कर लें, बल्कि इनको करने के लिए आपको एक लेंथी मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस तरह के सवाल जो लेंथी होते हैं उनको अवॉइड किया करें, बहुत पहले करने को, इनको एंड पे रखा करें ताकि आपका टाइम, जो सवाल इजीली हो सकते हैं, उस पे खर्च हो जाए ज़्यादा जल्दी, उनको आप इफेक्टिवली कर सकें और वो सवाल मुतासिर ना हो जो आपको आते भी हैं। दूसरे होते हैं ब्लैक होल्स। अब ब्लैक होल का क्या काम होता है कि अपने अंदर हर चीज़ को समा लेता है। इसी तरह ये सवाल भी अपने अंदर स्टूडेंट को समा लेते हैं और स्टूडेंट जो है वो इनमें इंडल्ज होकर रह जाता है और वो बाकी पेपर पे फोकस ही नहीं कर पाता। तो इस तरह की चीज़ों से भी आपको बचना है। किसी सवाल में आपने इंडल्ज नहीं होना बहुत ज़्यादा देर। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो NTS गेट जनरल के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप एक आधा फ्लूक या जिसको आप लोग तुक्का बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड तो नहीं करता कि ज़ाहिर है अगर आपने स्टडी की है, आपको नॉलेज है, अगर आपके पास सॉल्व करने का टाइम है फिर आप डेफिनेटली सॉल्व करें। लेकिन इन केस आपके पास सवाल जो हैं वो 7-8 रह गए हैं और आपके पास टाइम सिर्फ 2 मिनट बच गया है, तो अब आप जो है वो 2 मिनट एक सवाल पे खर्च नहीं करेंगे। देन आप डेफिनेटली जो है कोई 1-2 तुक्के लगाएंगे ताकि जो है आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। तो ये है हमारी कुछ टिप्स और इस वीडियो के अंदर हमने कुछ एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस के बारे में भी स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के अरेंजमेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस में पूछे और जा सकते हैं और उनको सॉल्व करने के तरीक़ाकार क्या होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।